हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए सीटेट जूनियर लेवल का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और दोस्तों, आज इस प्रैक्टिस सेट में हम सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट जो है उसे कवर करेंगे। देखते हैं दोस्तों, सीटेट पेपर 2 यानी कि जूनियर लेवल में सामाजिक अध्ययन से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भाग जो सेकंड होता है उसमें सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। यानी कि 31 नंबर से आपके जो है वो 90 प्रश्न तक जो है वो सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। आपके ऑप्शन है महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल। दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो सामाजिक अध्ययन का दोस्तों ये 31 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा वो उसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, यानी कि गुप्त काल के साथ चला जाएगा। यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कक्षीय समतल, प्रदीप्ति व्रत, घूर्णन या परिक्रमण। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन को आपको यहां पर चूज करना है। तो दोस्तों, पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की चारों ओर घूमने को कहा जाता है उसे परिक्रमण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। और पृथ्वी का दोस्तों अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो परिक्रमण होती है वो गति उसकी, और सूर्य और पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना वो परिभ्रमण कहलाता है। दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। आपके ऑप्शन है आरण्यक, पुराण, उपनिषद, वेद। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको इसका बताना है। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, उपनिषद के साथ चला जाएगा, इसका जो राइट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। आपके ऑप्शन है दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर या बस्तर। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको इसका बताना है। 34 नंबर का जो राइट आंसर आपको चला जाएगा, यानी मुंडा जनजाति दो है दोस्तों, वो छोटा नागपुर में निवास करती है दोस्तों, इस क्षेत्र के आसपास निवास करती है, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है प्रताड़ित, मूर्ति, भेदभाव या रूढ़िबद्ध। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चुनाव करना है इसमें से। तो इसका जो राइट 35 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि रूढ़िबद्ध के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। आपके ऑप्शन है जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से। सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों। तो 36 नंबर का जो दोस्तों राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध जो है वो जीवन के अधिकार से होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे। आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव या गुरु अंगद देव। 4 ऑप्शन है दोस्तों, यानी सिख धर्म के गुरु हैं यहाँ पर, और 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का यहाँ पर चयन करना है। तो खालसा की स्थापना करने वाले दोस्तों कौन थे, वो गुरु गोविंद सिंह थे, यानी कि ऑप्शन जो है इसका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर में चला जाएगा। और ये गुरु गोविंद सिंह दोस्तों कौन से 10वें गुरु थे ये, यानी सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और गुरु नानक पहले हो जाएंगे दोस्तों, और तेग बहादुर जो थे
वो आपके नवे गुरु हो जाएंगे, यानी कि सिख धर्म के। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? आपके ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन चूज करना है आपको। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा, यानी विश्व शांति का विचार वो अकबर द्वारा बढ़ाया गया था दोस्तों। ऑप्शन 3 के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है रानी चेन्नम्मा, नाना फडणवीस, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन का यहां पर दोस्तों चयन करना है। तो 39 का जो राइट आंसर चला जाएगा वो रानी चेन्नम्मा के साथ चला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, स्थल, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं? पर्यावरण, जैविक संसाधन, स्थलमंडल या परिवेश। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर चयन करना है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीवधारी को घेरे हुए वो पर्यावरण कहलाता है। यानी पर्यावरण का मतलब होता है दोस्तों परि प्लस आवरण। परि होता है चारों ओर से और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, यानी जो हमसे पृथक होकर भी जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वो पर्यावरण कहलाता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है? ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे या तारामंडल। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का यहां पर चयन करना है दोस्तों। तो 41 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ग्रह के साथ चला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? आपके ऑप्शन है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन इसमें से आपको बताना है। तो 42 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका चला जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के चला जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? आपके ऑप्शन है वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा, रूढ़ि चिन्हों द्वारा या रेखा चित्रों द्वारा। 4 ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन इसका आपको यहां पर बताना है। तो 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रूढ़ि चिन्हों द्वारा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? इबादतगाह, दरगाह, ईदगाह या खानका। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का दोस्तों यहां पर आपको चयन करना है। तो 44 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा दरगाह के साथ। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 15वां नंबर प्रश्न है, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। कथन देख लेते हैं, क्या तथ्य है? ये अंग्रेजी के एक्स अक्षर के आकार का होता है। तो ये दोस्तों ये बिल्कुल ही सही कथन है, यानी ये जो अटलांटिक महासागर है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। अगला है, इसकी तट रेखा सरल, रेखीय व निर्बाध है। तो दोस्तों ये भी ठीक हो सकता है। फिर अगला, व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। यानी 3 कथन दे रखे हैं, सही ऑप्शन और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। आपको इसका राइट आंसर यहां पर चूज करना है। तो 45 का जो चला जाएगा दोस्तों, इसमें जो है आपका एक पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों और एक थर्ड वाला हो जाएगा। यानी इसका आकार जो है वो एस अक्षर के समान है, लेकिन इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इसकी तट रेखा सरल, रेखीय व निर्बाध है।
सरल नहीं है दोस्तों, इसकी कटी फटी रेखा है एक तरह से। और इसका तीसरा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा किसमें, ऑप्शन फर्स्ट में है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या ओडिशा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन आपको यहां पर इसका बताना है। तो दोस्तों कलिंग वर्तमान में कहां पर स्थित है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है? द्वीप, जलसंधि, भूसंधि या खाड़ी? सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों आपको इसका। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा, यानी भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे भूसंधि के नाम से जाना जाता है, यानी कि 47 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा भूसंधि का चला जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न है, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शन देख लेते हैं, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चला जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी जैव मंडल में दोस्तों सबसे उपयुक्त कथन हो जाएगा भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। तो इन सब से मिलकर जैव मंडल बनता है दोस्तों। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? आपके ऑप्शन है, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना या अपने त्योहारों को मनाना। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन इसका बताना है दोस्तों 49 नंबर प्रश्न का। तो 49 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, अपनी मातृभाषा में बोलना। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? एडी 2012, एपी 2012, बीसी 2012 या ईसी 2012? 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन इसका आपको बताना है। तो दोस्तों बीसी जो बोलते हैं वो ईसा पूर्व की डेट होती है जो, और जो ईसवी से स्टार्ट हो जाती है, जैसे 1 ईसवी से जो स्टार्ट हुई होती है डेट होती है वो एडी द्वारा लिखी जाती है दोस्तों, यानी कि एडी वाला ऑप्शन फर्स्ट में है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या राजस्थान में? 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको इसका बताना है 51 नंबर का। तो 51 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा आपका ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा, यानी भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इसका चला जाएगा आंसर हिमाचल प्रदेश के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पर इसका बताना है। तो लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें जो बहती हैं दोस्तों वो आपकी स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको बताना है। तो 53 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा, यानी पृथ्वी के जो फेफड़े कहे जाते हैं दोस्तों वो कहा जाते हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन,
मिसिसिपी नदी बेसिन या अमेजन नदी बेसिन। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर चयन करना है। तो 54 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, वो अमेजन नदी बेसिन है, यानी कि ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। और अगर इस तरह से पूछ लेते दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी होती है। लेकिन आकार और चौड़ाई के हिसाब से और दोस्तों पानी के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ी नदी वो अमेजन नदी हो जाती है आपकी। अगला देख लेते हैं। मलोका क्या है? आपके ऑप्शन है एक जनजाति, एक प्रकार का घर, एक वन्य पशु या मलक्का का निवासी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन का दोस्तों यहां पर चयन करना है। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा, मलोका क्या है, एक प्रकार का घर होता है ये, तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। आपका ऑप्शन है संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, संसाधन प्रबंधन, विकास प्रबंधन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो 56 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, संसाधन प्रबंधन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रक्षक मेखला की एक विधि है, यानी किसकी विधि है देख लेते हैं ऑप्शन में, जल संरक्षण की, मृदा निर्माण, बागानी या मृदा संरक्षण। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको इसका बताना है। तो 57 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा, यानी रक्षक मेखला जो होती है दोस्तों वो मृदा संरक्षण की एक विधि होती है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित भीम बेटका एक पुरा स्थल है। अब कौन से समय का? पुरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक या सूक्ष्म पाषाणिक। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन दोस्तों इसका आपको बताना है। तो 58 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर, तो वो हो जाएगा आपका पुरा पाषाणिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका वो राइट आंसर में चला जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? आपके ऑप्शन है रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पर इसका बताना है। तो 59 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा, यानी ऋग्वेद में जो 3 देवता विशेष करते हैं वो अग्नि, इंद्र और सोम थे, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या भारत अरब। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन दोस्तों आपको इसका बताना है। तो 60 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका चला जाएगा भारत आर्य के साथ चला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? आपके ऑप्शन है इनाम गांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़ या भीमबेटका। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। तो 61 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा इनाम गांव के साथ चला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? आपके ऑप्शन है पिपासा या तृष्णा या तन्हा या तीव्र इच्छा। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। तो 62 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो तृष्णा के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिग एयर एक उदाहरण है आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का या गैलेक्सी का। सही ऑप्शन यहां पर बताना है दोस्तों। तो बिग बेयर जो है उदाहरण है वो एक नक्षत्र मंडल का उदाहरण हो जाएगा आपका, यानी 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है,
पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपके ऑप्शन है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, या चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है, बताना है इसमें से कौन सा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो 64 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 65 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है दोस्तों। तो 65 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, यानी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता जाता है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों। तो 66 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि समान रहता है, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिन कहलाता है, आपका ऑप्शन है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, ग्रीनविच का मानक समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहां पर दोस्तों आपको बताना है 67 नंबर का। तो 67 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 68 नंबर प्रश्न है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या आर्कटिक वृत्त पर। 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको सही ऑप्शन का यहां पर चयन करना है। तो 68 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चला जाएगा विषुवत रेखा पर, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्योंकि आपका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदूरित यानी कटी-फटी है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो 69 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों उसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदूरित यानी कटी फटी है, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 70 नंबर प्रश्न है। 20 प्रश्न दोस्तों और बचे, 40 प्रश्न यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। 70 नंबर प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्पस। 4 पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी है दोस्तों, सही को आपको यहाँ पर इसका बताना है कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वो ऑप्शन आपका 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है दोस्तों, कौन से महाद्वीप में है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछ रहे दोस्तों तो वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति यानी विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। आपके ऑप्शन है चिड़ियाघर, जीव संरक्षण उद्यान, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय या पुरातात्विक संग्रहालय। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है।
तो 71 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा आपका दोस्तों, वो चला जाएगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? आपके ऑप्शन है अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, गहन समझ के साथ और एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण, सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 72 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस वितरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? आपके ऑप्शन है दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना, रोजाना शिक्षक का अभिवादन ना करना, दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन दोस्तों आपका इसका चयन करना है यहाँ पर। तो 73 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञानों को किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तत्व सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? आपका ऑप्शन है कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था, विद्यार्थियों ने यह सह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था, विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे, विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों को बीच ही में टोकना शुरू कर दिया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर चयन करना है आपको। तो 74 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। ये सुझाव देता है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने 36-46 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई है। अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं। 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चयन करना है। तो 75 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या उसके ऊपर हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है ग्लोब, विश्व की राजनीतिक मानचित्र, विश्व का भौतिक मानचित्र या पृथ्वी का पोस्टर। सही ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों। तो 76 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी अगर आपको महाद्वीपों के बारे में जानना है दोस्तों तो सबसे बेहतर चीज जो आपके लिए हो जाएगी वो ग्लोब होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना, आदिम जनजातीय शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना, आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना, स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको इसका बताना है।
तो 77 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 78 नंबर प्रश्न है, के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। आपके ऑप्शन है पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 78 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, यानी समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 79 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। आपके ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल या राजनीति विज्ञान। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 79 नंबर प्रश्न जो है उसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है। आपके ऑप्शन है अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग, स्रोत आधारित विश्लेषण या मॉडल व चार्ट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल नहीं करते हैं। आपके ऑप्शन है उपयोगिता, अकाट्य, प्रासंगिकता या समानता। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 81 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, अकाट्य के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 82 नंबर प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ यानी पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप, ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके, उन्हें ये बताते हुए तसल्ली देंगे कि वे अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। आपके ऑप्शन है, कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं। इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य, कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक, इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार। सही ऑप्शन दोस्तों इसका बताना है आपको। तो 83 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा। इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य के साथ इसका आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 84 नंबर प्रश्न।
84 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? आपके ऑप्शन है, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन इसका यहाँ पर आपको बताना है। तो 84 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 85 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, ये पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको इसका बताना है। तो 85 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा आपका मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग के साथ चला जाएगा। ऑप्शन जो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के बच्चों को के साथ सम्मिलित करना चाहिए। आपका ऑप्शन है, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। तो 86 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ चला जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन यानी पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? आपका ऑप्शन है, शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है इसका। 87 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा दोस्तों, सीखने की उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि आपके ऑप्शन है, छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है इसका। तो 88 नंबर का जो राइट आंसर यहां पर चला जाएगा दोस्तों वो चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होना चाहिए कि आपके ऑप्शन है, वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें, वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, या सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 89 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अंतिम प्रश्न यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, सामाजिक अध्ययन से संबंधित। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? आपके ऑप्शन है, राजनीतिक नियमों की आलोचना,
सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि विद्यार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 90 नंबर का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करना। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपने देखे इस प्रैक्टिस सेट में किस तरह के प्रश्न जो है वो सामाजिक अध्ययन वाले पार्ट में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।